आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल सुबह के भाषण का पूर्वानुमान दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कल पीएम मोदी अपने भाषण में क्या बोल सकते हैं। हमने 2014 से लेकर 2019 तक पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस वाले भाषणों का पूरा विश्लेषण किया है। आज ये देखिएगा कि कल पीएम मोदी का फोकस किन मुद्दों पर रह सकता है। वैसे कोरोना की वैक्सीन भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पीएम मोदी कल बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना से आजादी दिलाने वाली भारतीय वैक्सीन की बात तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल कुछ दिन पहले किया गया था, उसके शुरुआती नतीजे उम्मीद बढ़ा रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए कि कैसे अगस्त का महीना वैक्सीन वाली क्रांति का लॉन्च पैड बन गया है। इसके साथ ही आपको पीएम मोदी के विमान एयर इंडिया वन के बारे में बताएंगे। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ सुरक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक टीम आज अमेरिका से वीवीआईपी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया वन लेने के लिए रवाना हो गई है। इस विमान में क्या खास होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको वैक्सीन के मोर्चे से वीरता के मोर्चे पर हम लिए चलेंगे। गलवान में कम संख्या में होने के बावजूद आईटीबीपी के जवानों ने चाइनीज आर्मी का डटकर मुकाबला किया था और उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया था। भारत के ये शूरवीर चट्टान की तरह सरहद की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। अब उन्हीं आईटीबीपी के शूरवीरों को सम्मान देने का समय आया है। गलवान में शौर्य गाथा लिखने वाले 21 जवान सम्मानित होंगे, ये एक अच्छी खबर है। इसका विश्लेषण विस्तार से करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में मशालें क्यों जलने लगी। ये नीलम और झेलम नदी की बर्बादी वाला चाइनीज प्लान है जिसका असर पीओके पर पड़ेगा। पीओके भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसीलिए पीओके की आवाजें आपको सुननी चाहिए। भारत कल अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के बीच आया है। ऐसे में कल का भारत का स्वतंत्रता दिवस का समारोह सोशल डिस्टेंसिंग वाला होगा। कोरोना के मद्देनजर कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर लोगों की दिलचस्पी पहले से ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल अपनी 7वीं स्वाधीनता दिवस की स्पीच देंगे तो सदी की इस सबसे बड़ी चुनौती कोरोना पर वो जरूर बोलेंगे। ये समय आर्थिक संकट और सरहद पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने का भी है। ऐसे में इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच तो कल लाल किले की प्राचीर से होगी, लेकिन आज तक के संवाददाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक पूर्वानुमान तैयार किया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तैयार है अपने उम्मीदों के सबसे बड़े दिन का इस्तकबाल करने को। स्वतंत्रता दिवस पर देश के सबसे बड़े समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार झंडा फहराएंगे। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने सभी भाषणों में कई बड़ी बातें कही हैं, सरकार की नीतियों का खाका खींचा है, लेकिन 2020 के इस स्वतंत्रता दिवस पर उनके भाषण पर पहले से ज्यादा नजरें टिकी है, क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस सदी के सबसे बड़े खतरे के बीच आया है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स सख्ती से लागू होंगे। मेहमानों की संख्या सीमित रखने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक समारोह के समय में कोई कटौती नहीं होगी। इसके मायने हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण की अवधि कमोबेश उतनी ही रहेगी जितनी कि वो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर बोलते हैं। 15 अगस्त को लेकर सभी को इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या बोलेंगे। साथ ही सभी को इस बात का भी इंतजार है कि कोरोना महामारी को देखते हुए वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने लोगों को बुलाया गया है, किस किस को बुलाया गया है और कैसे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इतना साफ है कि 2 गज की दूरी और मास्क का खास ध्यान रखा जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वॉरियर्स और लोकल के लिए वोकल जैसे मुद्दों पर जरूर बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर हो सकता है। कोरोना एक स्वास्थ्य संकट के साथ साथ आर्थिक चुनौती के तौर पर सामने आया है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कोरोना के लॉकडाउन के बीच ही आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया।
इसी बात को वो स्वतंत्रता दिवस भाषण में भी आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा नारा है लोकल के लिए वोकल। प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण में इस पर और ज्यादा जोर हो सकता है। इसके अलावा एक देश एक हेल्थ कार्ड का ऐलान हो सकता है। एक हेल्थ कार्ड में मरीज की पूरी जानकारी होगी। मरीज ने क्या क्या टेस्ट करवाए, कहां-कहां, किससे इलाज करवाया, ये तमाम जानकारियां उस कार्ड में उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस वालों और सफाई कर्मचारियों के लिए उनके भाषण में सम्मान के शब्द हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ही ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस फेसलेस टैक्स प्रणाली को प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण में देश को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब 15 अगस्त का ये भाषण दे रहे होंगे तब आर्टिकल 370 खत्म होने के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त के पीएम मोदी के भाषण में जम्मू कश्मीर का नया प्लान हो सकता है। सरकार नया श्रीनगर बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही श्रीनगर की डल झील के लिए योजना बन रही है। कश्मीर के आर्किटेक्ट को ध्यान में रखकर नए श्रीनगर को बनाने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो सभी सुविधाओं के साथ नया श्रीनगर हाईटेक होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन मिलकर प्लान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू को भी नया लुक देने की तैयारी की जा रही है। आधुनिक तकनीकी और पर्यावरण के उच्च मानकों को ध्यान में रखकर हाईटेक श्रीनगर और जम्मू बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे धारा 370 को हटाने के साथ ही साफ कर दिए थे। अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। सूत्रों की माने तो अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहाना चाहती है। 74वां स्वतंत्रता दिवस ऐसे मौके पर आ रहा है जब सरहदों पर भारत की चुनौती पहले से ज्यादा बढ़ी। एक ओर आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान है तो दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ संकट बरकरार है। चीन के साथ लद्दाख में हालिया टकराव को देखते हुए लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि पीएम मोदी चीन को लेकर अपने भाषण में क्या कुछ बोलेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस भारत के जश्न का दिन है, लेकिन ये नए संकल्पों का भी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में इन संकल्पों के शब्द मिलेंगे। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल की 15 अगस्त की स्पीच का शाब्दिक विश्लेषण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार सबसे अधिक नागरिक शब्द का 47 बार इस्तेमाल किया। इसके बाद स्वतंत्रता 30 बार, पानी 24 बार, गरीब 17 बार, आतंकवाद 16 बार बोला। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पिछले साल के 15 अगस्त के भाषण में किसान 15 बार, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 15 बार, आर्टिकल 370 14 बार, पर्यटन 13 बार आया। इसके अलावा उन्होंने 11 बार विकास, 10 बार आर्मी और 10 बार महिला शब्द को अपने स्पीच में जगह दी। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के 5 स्वतंत्रता दिवस भाषणों का अलग से शाब्दिक विश्लेषण किया है। 2014 से 2018 तक के भाषणों में पीएम मोदी ने गरीब शब्द का इस्तेमाल सबसे अधिक किया। पहले कार्यकाल में पीएम मोदी के सभी स्वतंत्रता दिवस भाषणों में गरीब शब्द का इस्तेमाल 110 बार हुआ। पहले कार्यकाल के पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषणों में गरीब के बाद किसान का 67 बार, आजादी का 60 बार, विकास का 51 बार, युवा का 45 बार, गांव का 39 बार, महिला का 31 बार और भ्रष्टाचार का 28 बार उल्लेख हुआ। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के स्वतंत्रता दिवस भाषणों में अर्थव्यवस्था शब्द की भी बहुत बार इस्तेमाल किया गया।
इन भाषणों में अर्थव्यवस्था 21 बार, आर्थिक 25 बार, नौकरियां 24 बार और रोजगार का जिक्र 22 बार हुआ। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि समय के साथ पीएम मोदी ने किस तरह भारत का एजेंडा बदला। कोरोना की वैक्सीन भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रधानमंत्री कल बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना से आजादी दिलाने वाली भारतीय वैक्सीन की बात तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल कुछ दिन पहले किया गया था, उसके शुरुआती रिजल्ट उम्मीद बढ़ा रहे हैं। भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। पहला है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोविशील्ड और तीसरा है जाइडस कैडिला का जाइकोव डी। अगस्त का महीना इतिहास में स्वतंत्रता के लिए हुई क्रांति का गवाह है, लेकिन जिस तरह वैक्सीन बनाने को लेकर भारत में तेजी आई है, उसे देखकर लगता है कि वर्तमान और भविष्य में इसे वैक्सीन क्रांति के लॉन्च पैड के रूप में देखा जाएगा। पूरी दुनिया में वैक्सीन की अगस्त क्रांति चल रही है। पहले रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। अब कोरोना वैक्सीन बनाने में भारत को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के कोवैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल से जुड़ी खुशखबरी आ गई है। कोवैक्सीन के शुरुआती नतीजे सफलता के संकेत दे रहे हैं। पहले फेज में यह वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षित पाई गई है। सबकी उम्मीद यही है कि बस किसी तरह कोरोना से आजादी मिल जाए। फेज 1 ट्रायल से जुड़े सूत्रों की माने तो कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज में सफल रही है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। देश भर के 12 सेंटर्स पर पहले फेज का ट्रायल हुआ था। इसके रिजल्ट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट जमा की जा रही है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई जाने वाली वैक्सीन के फेज 1 के जो ह्यूमन ट्रायल्स थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। 2 डोज दी जा चुकी हैं और विशेषज्ञों का ये कहना है कि पहले फेज के ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सकारात्मक रहे हैं, अच्छे रहे हैं और किसी भी मेजर साइड इफेक्ट को कैंडिडेट्स में नहीं देखा गया है। और इसी के साथ साथ भारत बायोटेक अब फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए तैयार है और 12 सेंटर भारत में जो ये ट्रायल्स कर रहे हैं वो भी इस ट्रायल्स की तैयारी में जुट गए हैं। वैक्सीन के पहले फेज में 12 सेंटर्स पर करीब 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई। नागपुर में 55 लोगों को वैक्सीन दी गई। उनमें से कुछ लोगों को वैक्सीन देने के बाद बुखार की समस्या हुई, जो कुछ ही घंटों बाद ठीक हो गई। उसमें किसी तरह का कोई दूसरा लक्षण नहीं दिखा। नागपुर सेंटर ने पहले फेज की रिपोर्ट जमा भी कर दी है। इतना बड़ा फर्स्ट फेज में 375 लोगों पे अभी तक नहीं हुआ है। आप देखिए रसिया ने तो किया, टोटल 38 का ही उन्होंने शुरू में जिक्र किया था, लेकिन इतना बड़ा मेरी नज़र में कोई नहीं है किसी भी वैक्सीन का। तो एक और उसमें भी जो है इस तरीके का अगर रिजल्ट हमें मिल रहा है तो पॉजिटिव साइन है। दूसरा, ठीक है, अगर सब कुछ हमारे अनुरूप चलता रहा तो फेज 2 भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, फेज 3 भी उसके 1-1.5 महीने बाद शुरू कर देंगे। पीजीआई रोहतक में भी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म हो गया है। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा है कि अब तक पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल सफल और सुरक्षित रहा। पीजीआई में डॉक्टर्स की टीम ने 81 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया। इनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच थी। हम लोगों के जैसे जो हम लोगों का फेज 1 के अंदर हमने 2 डोजेस लगानी थी, तो हम लोगों ने उसमें आज हमारी सेकेंड डोज सब पार्टिसिपेंट्स को लग गई हैं और जो 28 दिन का हम लोगों ने ब्लड सैंपल लेना था जिससे हमें पता लगेगा कि इफेक्टिवनेस कितनी है इस वैक्सीन की, वो सैंपलिंग आज से शुरू हो गई है। सेफ्टी वाइज सफल रहा है और इफेक्टिवनेस अभी हमें अगले आने वाले 2 हफ्तों में पता लग जाएगी। देश भर के जिन 12 केंद्रों पर पहले फेज के कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया, उनमें से सिर्फ दिल्ली के एम्स में ही अब तक ट्रायल पूरा नहीं हो पाया है। अन्य सभी सेंटर्स पर इसे पूरा किया जा चुका है। फेज 1 के बाद जो है, चूंकि फेज 1 फेज 2 एक ही साथ हमारा हो रहा है, क्योंकि फेज 1 उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, बट फेज 2 इसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल स्टेब्लिश करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में सितंबर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। भारत वैक्सीन बनाने के मामले में धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन भरोसे और प्रामाणिक तथ्यों के साथ एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है ताकि कोई खामी न रह जाए।
ऐसे में पहले फेज की शुरुआती सफलता के बाद अब फेज 2 की तैयारी है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए वॉलंटियर्स की तलाश भी शुरू हो चुकी है। कई सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर आवेदन आ चुके हैं। इस वक्त देश में 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज के ट्रायल चल रहे हैं। कोवैक्सीन के बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2 और 3 के ट्रायल की इजाजत मिल गई है। अगले 2 हफ्तों के अंदर भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड का भी ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए देश भर के 20 अलग अलग क्षेत्रों के अस्पतालों को चुना गया है। इनमें से 5 ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ICMR के साथ मिलकर खास तौर पर 11 से 12 अस्पतालों में ट्रायल करेगा। इस समय कम से कम 1000 लोगों को ट्रायल के लिए चुनने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन का पहले फेज का ट्रायल भी पूरा हो गया है। कंपनी ने कहा है कि फेज 2 के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। इसके लिए अहमदाबाद के 1000 स्वस्थ लोगों को चुना जा रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब ये समझते हैं कि आगे भारत के अलग अलग वैक्सीन और खासतौर पर कोवैक्सीन का क्या होगा। वैक्सीन वाली इस क्रांति के लिए आगे का रास्ता क्या है, इस पूरे हिसाब किताब को समझ लीजिए। भारत की कंपनी भारत बायोटेक का वैक्सीन आने की कोई तय समय सीमा तो नहीं है, लेकिन अगर उसका कोवैक्सीन किसी भी फेज में फेल नहीं होता तो ये 2021 के अंत तक बाजार में आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा और वैक्सीन इससे कम समय में आना क्यों मुश्किल है, ये भी समझिए। पूरी दुनिया में औसतन एक वैक्सीन को लैब से बाजार तक पहुंचने में 8 से 10 साल समय लगता है, लेकिन कोरोना के दौर में इस समय को घटाने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर कोई वैक्सीन फेज 1 में है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का परीक्षण 1000 से 3000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें 2 साल का समय लगता है। लेकिन कोरोना काल में इन ट्रायल्स की स्पीड बढ़ा दी गई है। ऐसे में फेज 1 का ट्रायल 50 से 500 लोगों पर होता है। इसमें 4 महीने लगते हैं। आमतौर पर अगर कोई वैक्सीन फेज 2 में है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का परीक्षण एक बार फिर 1000 से 3000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें भी 2 साल का समय लगता है। लेकिन कोरोना काल में फेज 2 का ट्रायल 500 से 1000 लोगों पर हो रहा है, इसमें भी 4 महीने लग रहे हैं। आमतौर पर अगर कोई वैक्सीन फेज 3 में है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का परीक्षण 15000 से 30000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें 3 से 5 साल का समय लगता है। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में फेज 3 का ट्रायल 1000 से लेकर 50,000 लोगों पर किया जाता है। इसमें 4 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। ये फेज पूरा हो जाने के बाद इन्हें सत्यापित किया जाता है, इसमें भी 6 महीने का समय लगता है। अगर वैक्सीन अलग अलग फेज में फेल नहीं होता तो पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाता है। कोरोना का वैक्सीन तेजी से बनाने के लिए वैक्सीन के फेज 1, फेज 2 के ट्रायल एक साथ किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की जब भी बात होती है तो आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 जैसे शब्द सुनकर सोच में पड़ जाते होंगे, लेकिन आज हमने आपको इनका पूरा हिसाब किताब समझाया है। अब आप जब भी वैक्सीन वाली खबर देखेंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। अब वैक्सीन वाले इनोवेशन से एयर इंडिया 1 की तरफ चलते हैं और आपको पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे नए विशेष विमान के बारे में बताते हैं। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ सुरक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम आज अमेरिका से इस वीवीआईपी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 को लेने के लिए रवाना हो गई है। ये बोइंग 777 विमान है जिसे अमेरिका में एक अभेद हवाई किले की तरह बदल दिया गया है। भारत ने 2 बोइंग 777 विमान खरीदे हैं। इनमें से एक की डिलीवरी अगस्त में होनी है। इसी को लेने के लिए अधिकारी अमेरिका गए हैं। इस बोइंग 777ER की औसत रफ्तार 1002 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस विमान की क्षमता 396 यात्रियों को एक साथ ले जाने की है। यह विमान 43,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका प्रयोग भारतीय पीएम के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी करेंगे। एयर इंडिया 1 में आधुनिक और सुरक्षित संचार सिस्टम होगा। हैक होने के खतरे के बिना हवाई सफर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन हो सकेगा। यह बोइंग 777ER विमान बोइंग B747 की जगह लेगा। बोइंग 777ER का इंटीरियर बहुत आकर्षक है, जिसमें हाल में बोइंग ने बदलाव किए हैं। बोइंग 777ER में वीवीआईपी के लिए बड़ा कैबिन होगा, एक मिनी मेडिकल सेंटर होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सुविधा होगी। पीछे की सीटों को छोड़कर सभी बिजनेस क्लास की सीटें होंगी। बोइंग 777ER को वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। बोइंग 777ER में आधुनिक रक्षा प्रणाली होगी। आपने इन सारी खबरों को देखकर महसूस किया होगा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस है,
तो सोशल डिस्टेंसिंग वाला। लेकिन इस दौरान काफी एक्शन हो रहा है। आपको एक और ऐसी जगह पर हम ले चलते हैं जहां जबरदस्त एक्शन हो रहा है। आज तक की टीम एलओसी पर हाजीपीर सेक्टर में गई, जहां हमने देखा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे वीर जवान सरहद पर किस तरह देश की रक्षा में जुटे हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के 1 साल पूरे हो जाने के बाद आए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एलओसी पर हमारी ये रिपोर्ट आपको राष्ट्र प्रेम की भावना से भर देगी। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ये रिपोर्ट। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। जगह जगह पर समारोह हो रहे हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और यहाँ पर कई जगहों पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी गोलीबारी हो रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ जो है गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी। ये जो जवान हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जब ये गोलीबारी थोड़ी देर रुकेगी। लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी समय से जो है कई इलाकों भारत और पाकिस्तान के बीच आज इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी गोलीबारी हो रही है। जी, यहाँ पे सीएफबी होती रहती है और यहाँ पे जो हम फायर कर रहे हैं वो हमारे सामने एनिमी पोस्ट है, तो वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं, तो उसी को रोकने के लिए हम फायर करते हैं। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनकी हर एक हरकत पर इस अंडरग्राउंड बैंकर पर नज़र रखी जाती है। मैं आपको देखूंगा ये SVL जो है सर्वेलेंस सेंटर जो है, इसके भीतर चलूँगा। करीब ज़मीन के 60 से 70 फुट नीचे ये जो है ये ऑपरेशन रूम है। यहाँ पर आज जनरल साहब भी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। दरअसल आगे जो ये मॉनिटर्स लगे हैं इन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सेना के जवान, ये पाकिस्तान के जो पोस्ट्स हैं सेना के पोस्ट्स, उन पर 24 घंटे जो है नज़र रखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि होती है। आप अगर इस पोस्ट को देखेंगे, ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट है और इस पर जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हुई है उसमें ये हिस्सा उसका जो है एक गोले से तबाह हुआ है और उस पर अब कोई बोरा लगाया गया है, लेकिन है ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट। देखिए, मेन फोकस हमारा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना। उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस ग्रिड को एस्टेब्लिश करना। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सर्वेलेंस का ये मतलब नहीं कि एक आदमी दूरबीन लेकर किसी झाड़ी के पीछे बैठा है। हम उसमें ग्राउंड सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस ताकि हवा से सर्वेलेंस, ऑप्टिकल रडार से सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इस पूरी सर्वेलेंस को एक कोऑर्डिनेट तरीके से किया जाता है। कोऑर्डिनेट तरीके से सर्वेलेंस करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई भी हरकत दुश्मन की नज़र आती है तो एक तालमेल के साथ उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है, जो भी एप्रोप्रिएट देखा जाता है। आप मानेंगे, अगर आप किसी एरिया के ऊपर लगातार 24 घंटे हर साल आप निगरानी रखे हुए हैं तो कोई भी चीज़ अगर अलग होती है आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है, और वो इंडिकेशन काफ़ी होता है हमारे पास में अपने बाकी जो सर्वेलेंस के आले हैं, जो बाकी ट्रुप्स हैं, उनको अलर्ट करने के लिए और पोजीशन करने के लिए। ये जो आप कैमरे में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है और हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अंडरग्राउंड बैंकर में है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी होता है। पहले मशीन गनों का इस्तेमाल होता था, मोटर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आर्टिलरी के भी अलग अलग जो बंदूकें हैं या गन्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ये गन रखी गई है, ये एक बैंकर में रखी हुई गन है, ताकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी हुई उसका जवाब जो है इस तरह की गोलीबारी से यहाँ से किया जाए और दुश्मन को भनक भी ना हो। दरअसल पाकिस्तान को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आर्टिलरी गन जो है ये कहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ से जो है ये उन पर कार्रवाई की जाती है। नियंत्रण रेखा पर हम इस वक्त उस इलाके में खड़े हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्सास भारत और पाकिस्तान के बीच माना जाता है। हम इस वक्त हाजी पीर के इलाके में हैं। दरअसल मेरे सामने जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये हाजी पीर इलाका है और इन जंगलों के आगे, क्योंकि पाकिस्तानी पोस्टों से छुपने के लिए हम इस जंगल की आड़ में हैं और आगे जितनी भी पहाड़ियां हैं इन पर पाकिस्तानी सेना के पोस्ट हैं। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, सबसे ज़्यादा जो गोलीबारी होती है वो इसी इलाके में होती है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर पुंछ है और एक ज़माने में यही रास्ता कश्मीर को पुंछ के साथ जोड़ता था और 47 से पहले
जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे, तब यही मुख्य रास्ता था कश्मीर को पुंछ से जोड़ने के लिए, और अभी भी वो सड़कें मौजूद हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हो रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, जहां पर हर पोस्ट पर तैनात सेना के जवान, उनके अफसर और जो आसपास लोग होते हैं मिलकर स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। यहाँ भी जो टुकड़ी है फौज की जो यहाँ इस इलाके में तैनात है, वो अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कमांडिंग अफसर है वो यहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं, और आप इस पूरा जो है यहाँ पर समारोह आम लोगों के साथ साथ सेना के जवानों के बीच हो रहा है। आज 15 अगस्त जो 2020 को हम 74th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे। हम जवान और अवाम साथ में मिलकर ये मना रहे, और ये आश्वासन मैं देना चाहता हूँ देश और देशवासियों को कि जब तक हम यहाँ पर है किसी प्रकार के घुसपैठ या लाइन ऑफ कंट्रोल के सैंक्टिटी मेंटेन रखना हमारा कर्तव्य है, और हम ये करते रहेंगे 24 घंटे। ये ड्रोन कैमरा है जो आपको यहाँ दिखेगा। इसी तरह के ड्रोन कैमरा जो हैं पोस्ट्स पे लगाए जाते हैं ताकि दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन को यहाँ अपने साथ ले चलूँगा, वो आपको दिखाएगा कि पाकिस्तानी इलाका यहाँ पर कहाँ शुरू होता है। दरअसल जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पर इतनी ऊंची रखी गई है ताकि दुश्मन को नज़र न आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी निगरानी कर रहे हैं। और इस दीवार के बाद ये सभी पहाड़ी इलाका जो है जहाँ पर ये ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, ये पूरा पाकिस्तानी इलाका है, और 24 घंटों यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बना रहता है, और हर हरकत पर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगाहें टिकाई रहती हैं, और जब भी कहीं से भी कोई गोलीबारी होती है पाकिस्तान से, उसका जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़कर यहाँ से ही देती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहली बार होगा जब 15 अगस्त के मौके पर कोरोना के कर्मवीरों को भी सम्मानित किया जाएगा। हम दिल्ली पुलिस के उन जवानों के भी नाम आपको बताते हैं जिन्हें खासकर कोरोना के समय में, कोरोना के इस काल में उनकी ड्यूटी, उनके दायित्व के निर्वहन के लिए सम्मानित किया जाने वाला है। दिल्ली के 3 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। एसआई सुनीता मदान, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार को पदक, हेड कांस्टेबल जितेंद्र को भी राष्ट्रपति सम्मान दिया जा रहा है। कोरोना काल में तीनों ने बढ़ चढ़कर मदद की जाएगी। एसआई सुनीता मान, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार को पदक दिया जा रहा है। लद्दाख में सरहद पर चीन ने जब जब साजिश रची, जब जब खूनी खेल खेला, तब तब आईटीबीपी के जवानों ने चीन को सबक सिखाया। कम संख्या में होने के बावजूद आईटीबीपी के जवानों ने चीनी आर्मी का डटकर मुकाबला किया, उन्हें पीछे जाने को मजबूर किया और दिखा दिया कि भारत के शूरवीर चट्टान की तरह सरहद की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। अब उन्हीं आईटीबीपी के शूरवीरों को सम्मान देने का समय आया है। बर्फीली घाटियों के बीच जब चीनी सैनिकों ने ज्यादती की तो इन्हीं शूरवीरों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने जब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो इन्हीं योद्धाओं ने उन्हें उल्टे पांव जान बचाकर भागने पर मजबूर किया। अब इन्हीं जवानों को इनकी बहादुरी का इनाम देने का समय आया है। जी हां, आईटीबीपी ने 21 जवानों का नाम बहादुरी पदक के लिए भेजा है। मई और जून में इन जवानों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों का सामना किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे ट्रूप्स आज तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें इस तरह से कभी भी इतने ट्रूप्स को जो है वो अवार्ड के लिए जो है वो रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। आईटीबीपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ आर्मी के जवानों की खूनी झड़प हुई थी, उसी रात चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में अलग अलग जगहों पर कई फ्रंट खोल दिए गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तब 100 से 200 चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी की थी। चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और उनके सामने आईटीबीपी के 20 से 25 मुट्ठी भर जवान थे। संख्या कम जरूर थी मगर हौसला जबरदस्त।
आईटीबीपी के 21 जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि चीन के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, चीनी सैनिकों को पस्त किया और आलम यह रहा कि चीनी सैनिकों को कदम पीछे खींचने पड़े। आईटीबीपी के जवानों ने जो जांबाजी दिखाई, उसी का परिणाम है कि आईटीबीपी की ओर से बहादुरी पदक के लिए इन 21 जवानों के नाम की सिफारिश की गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की चालबाजियां अब भी देखी जा रही हैं, जिसका जवाब सेना और आईटीबीपी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। मई जून के महीने में जिस तरीके से चीन ने झड़प की थी, उसकी आधिकारिक जानकारी आईटीबीपी की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि 20 से 25 आईटीबीपी के जवानों ने ईस्टर्न लद्दाख में 200 के आसपास चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिक आईटीबीपी की अभेद्य दीवार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो तोड़ते तोड़ते पस्त हो गए। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक गलवान के अलावा पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में ऐसे ही जून के महीने में चीनी सैनिकों की ओर से कई बड़ी खूनी साजिशें रची गईं। लेकिन पूरी तरह से बॉडी गियर से लैस आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। आईटीबीपी के जवानों ने आला दर्जे का युद्ध कौशल दिखाया और चीनी सैनिकों के सामने हिम्मत से डटे रहे। आईटीबीपी के जवानों ने जबरदस्त पराक्रम दिखाते हुए शील्ड का शानदार प्रयोग किया। आईटीबीपी के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर चीनी सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ा, बल्कि झड़प में घायल हुए सेना के जवानों को सुरक्षित जगहों पर भी लेकर गए। खास बात यह है कि चीनी सैनिकों का सामना करते हुए आईटीबीपी का एक भी जवान घायल नहीं हुआ। ये जो शौर्य की गाथा है, ये भी बहुत ही सराहनीय है और बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि आप समझिए कि रेशियो क्या है। मतलब एक आईटीबीपी जवान पीएलए का 5 से 10 जवान को फेस कर रहा था और फिर भी परास्त किया। ये तुलना बहुत ही सराहनीय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार आईटीबीपी के जवानों ने पूरी रात चीनी सैनिकों का सामना किया और 17 से 20 घंटे तक उन्हें जवाबी कार्रवाई करते हुए रोके रखा। आईटीबीपी के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अब इस साहस को सलाम करने का समय आया है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। चीन की तड़प बढ़ गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, इसीलिए उसके राजदूत अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। मगर चीन की हर चालबाजी दुनिया देख रही है और सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि चीन को शर्मिंदा कर रही है, उसकी धज्जियां उड़ा रही है। आज भी अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें चीन की निंदा है, उसे विश्व बिरादरी के लिए खतरा बताया गया है, यानी चीन को अमेरिका चैन से बैठने नहीं देगा। एक तरफ सरहद पर चीन भारत से पस्त हो रहा है, दूसरी तरफ कूटनीतिक दांवपेच में भी चीन की नहीं चली, तीसरी तरफ दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है और चौथी तरफ अमेरिका चीन को सबक सिखाने के मूड में। मतलब इसे कहते हैं चौतरफा घिर जाना। अब चीन कहे भी तो क्या, सहे भी तो कैसे, इसीलिए कल तक भारत को चीनी उपदेश देने लगे थे और आज अपनी बेहयाई पर सफाई वाली बातें कह रहे हैं। भारत में चीन के राजदूत ने एक मैगजीन से कहा है कि गलवान घाटी में हुई घटना की अच्छे से जांच कराई जाए और जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है उन्हें दोषी करार दिया जाए। अगर सावधानी से इस घटना का विश्लेषण किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि गलवान हिंसा के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। अजीब है ना, जांच की मांग भी चीन के राजदूत कर रहे हैं और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। बहरहाल चीन चाहे जो कहे, उसकी असलियत अब किसी से कहां छुपी है। तभी तो चीन की बदनामी की पताकाएं दुनिया भर में फहरा रही हैं। आज भारत ने गलवान पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। भारत का दोस्त अमेरिका भी चीन को जमकर शर्मिंदा कर रहा है। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में चीनी फौज की आक्रामक नीतियों और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति बदलने के लिए चीन की बखिया उधेड़ी गई है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉन कार्निंग और डेमोक्रेट मार्क वार्नर ने मिलकर यह प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है, हम चीन और उसकी फौज की निंदा करते हैं जो एलएसी पर यथास्थिति को बदलने में लगी। हम निंदा करते हैं कि चीन पिछले समझौतों के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानने से इनकार कर रहा है। इसको चीन के ताजा बयानों की रोशनी में देखिए।
चीन दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि सरहद पर तनाव कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, कि सब ठीक ठाक है। लेकिन बड़े बड़े सैटेलाइट से निगरानी कर रहे दुनिया के सक्षम देश जानते हैं कि चीन झूठ बोल रहा है। हालिया गतिरोध चल रहा है और जिस तरह का रुख चीन ने अपनाया है उसकी काफी निंदा करते हुए भारत का जो उसमें प्रदर्शन रहा है उसकी काफी सराहनीय रूप से पुष्टि की है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि जो भारत ने जो उनका दूरसंचार का जो ढांचा है जिसको हमने नकारा है, जिसका डायरेक्ट वो बोलना चाह रहे हैं, जो ऐप्स बैन किए हैं, हुवेई के अगेंस्ट जो एक्शन लिया है, इसके बारे में उसकी काफी सराहना की है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सीनेट ने भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती साझेदारी को सराहा है। सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा, गलवान में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से जो स्थिति पैदा हुई है वो बड़ी चेतावनी है। चेतावनी इसलिए भी कि विवादित इलाकों में चीन भारत को भड़का रहा है। खुद ट्रंप और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो भी इसकी हिमायत करते रहे हैं। अमेरिका में चुनाव आ रहा है, वो थोड़े व्यस्त होते जा रहे हैं, लेकिन चीन पर चाबुक दोनों ने चलाया खूब है। इससे अमेरिका ही नहीं, भारत का भी हित सत्ता है। मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये जो एक डायरेक्ट सपोर्ट जो एक सेनेट के द्वारा अध्याय के द्वारा किया जा रहा है, ये काफी निरपेक्ष है और इस वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसका हम अनुकूलित रूप से अनुभव कर रहे हैं कि जिसमें कि हम शामिल हुए हैं, वो एक बहुत अच्छी नीति है। मैं समझता हूं कि इस पूरा का दारोमदार जो है वो भारत की कूटनीति पर है और भारत की सेना पर है, जिसने पीएलए के अगेंस्ट और चीन के अगेंस्ट 15 जून को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक तरफ अमेरिका ने चीन की बदनीयत को दुनिया के सामने उजागर किया है, दूसरी ओर इंडो पैसिफिक में भारत के पराक्रम के बारे में भी बताया है। इस जलमार्ग को दुनिया के लिए सुरक्षित रखने और चीन की चालबाजियों को चेक करने के लिए अमेरिकी सेनेट ने नौसेना की तारीफ की है। यानी भारत के दोस्त अमेरिका ने एक साथ तीनों सेनाओं को सल्यूट भेजा है। अमेरिकी सेनेट में ये प्रस्ताव पास होने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका चीन के मुद्दे में भारत के साथ है। कुछ दिन पहले जब अमेरिका की नौसेना साउथ चाइना सी से वापस जा रही थी तो भारतीय महासागर में अमेरिकी और भारतीय नौसेना ने साथ में एक एक्सरसाइज की थी। ये सब दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है और इसके पीछे यही कारण है कि कैसे चीन को पीछे ढकेला जा सके। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान और चीन की जहरीली जुगलबंदी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आक्रोश की आग भड़क उठी है। आलम यह है कि लोगों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाकर सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। पीओके के लोगों का आक्रोश इस बात पर है कि चीन डैम बनाकर नीलम और झेलम नदियों के पानी से लोगों को वंचित कर रहा है। जली हुई मशालें राख कर देने के लिए लहक रही हैं चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती से बनी सारी साजिशों को। तनी हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाज बता देना चाहती है कि पाकिस्तान और चीन ने पीओके की बर्बादी का जो ताना बाना बुना है वो तार तार होगा। लोग निकले हैं सड़कों पर दरिया बचाने, जिंदगी बचाने के वास्ते। लोग निकले हैं नीलम और झेलम को खत्म होने से बचाने के वास्ते। हाथों में इनकी मशालें हैं, जुबान पर तलखियां हैं और तख्तियों पर चीन पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर लिखे हैं। चीन की धोखा देने की आदत से पूरी दुनिया वाकिफ है, तो पाकिस्तान की दगाबाजी को कौन नहीं जानता। वो पीओके को शोषण की जमीन बना चुका है, जहर की फसल उगाकर पूरे पीओके को ही बर्बाद करना चाहता है। लेकिन अब पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मशाल जला ली है। लगातार साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और विश्वासघात करने वाले चीन के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। मुजफ्फराबाद के लोगों का यह गुस्सा फूटा है नीलम और झेलम नदी पर बन रहे मेगा डैम के खिलाफ।
पाकिस्तान और चीन ने पीओके में आजाद पट्टन और कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने को लेकर समझौता किया था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई को साइन किए गए थे। इससे 700.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 1.54 अरब डॉलर के इस प्रोजेक्ट को चीन के जियोझावा ग्रुप की कंपनी बना रही है। कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को झेलम नदी पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे चीन के थ्री गोर्जेस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और सिल्क बैंक फंड बना रहे हैं। लेकिन चीन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर विरोध की मशाल जल उठी। चाइना इतना पैसा जो लगा रहा है वहाँ पे 1100 मेगावाट का जो एक प्लांट लगा रहे हैं वो पावर प्लांट, तो इसको पैसों को कौन अदा करेगा? पीओजे के गरीब लोग। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, हम ये बिजली के इतने कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्लंडर हो रही है सी पैक के बहाने से, तो इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। मुजफ्फराबाद में चीन के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार लोगों ने चीन और पाकिस्तान दोनों के विरोध में मोर्चा खोला है। उनका गुस्सा ये है कि डैम बनाने के फैसले से पहले उनकी राय नहीं ली गई। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान के संसाधनों का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस वक्त 6000 चाइनीज जो मिलिट्री के इंजीनियर्स हैं वो सी पैक के बहाने से आके पीओजे में बैठ गए और उनका जो है कि कौन उनका करेगा, खर्चा उठाएगा उनका, किस तरह से, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। नदियों पर बांध बनाने की चीन की साजिश नई नहीं है। इससे पहले ड्रैगन का एक और सच सामने आ चुका है। खुलासा हो चुका है कि उसने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर 8 नए डैम बनाए हैं ताकि वो ब्रह्मपुत्र के बहाव को कंट्रोल कर सके और पानी को हथियार बना सके। ऐसी ही साजिश चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में कर रहा है। आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर जिंदा है और चीन उसे हर डील के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन पीओके में दोनों मुल्कों के खिलाफ इस जंग का ऐलान चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आज तक